नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा। आज केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आया। फैसले में केजरीवाल को झटका लगा। साथ ही कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे केजरीवाल की गिरफ्तारी को किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया गया। अब आज हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने जो कहा वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर है, बैकफुट पर करने वाली खबर है। क्या केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस चुके हैं? क्या भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली में चुनावी फैसला कर चुका है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस फैसले के बाद जो बयानबाजी सियासी गलियारों में हुई वो आपको सुनवाते हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस भी हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वोटों से और सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज देश के सवाल में जो सवाल हम उठा रहे हैं, केजरीवाल पर हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या कहती है? क्या अब केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं? हाई कोर्ट से झटके के बाद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से ही इस गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़े हुए है। चुनाव का समय है, लिहाजा आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि इस गिरफ्तारी को जिस तरह से इसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाना चाहिए पूरे देश में, उसका प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस पूरे मामले में बड़ा फूंक फूंक कर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा मामला जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल या जांच एजेंसी और आम आदमी पार्टी के बीच का है। तो ये तमाम इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जांच एजेंसी यानी ईडी
और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। जांच एजेंसी को लगा कि इस मामले में कुछ घोटाला हुआ है। जांच एजेंसी ने कुछ सबूत इकट्ठा किया और उन्हीं के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। दीपक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक झा फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा भास्कर घोष हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। दीपक झा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो आएंगे। एस के दत्ता साहब हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हम कोशिश करेंगे कि टीएमसी की तरफ से भी किसी प्रवक्ता को जोड़ें। फिलहाल दीपक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक झा साहब, क्या है ओपनिंग कमेंट? आज जो याचिका खारिज हुई, गिरफ्तारी को लेकर ये याचिका थी कि गिरफ्तारी ही उन्होंने गलत बताई थी, जमानत उन्होंने नहीं मांगी थी। गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी अरविंद केजरीवाल ने, आज उसको खारिज कर दिया। ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज किया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं इनको गिरफ्तारी में रखने के, हिरासत में रखने के। देखिए, हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कानून है ना हिंदुस्तान में, 100 सालों से अक्टूबर पर कानून बना हुआ है, 100 साल से ज्यादा। इस पर सवाल करना, इस पर शक करना गैर कानूनी है या कोई आपके सोच को दिखाता है। तो बात यह है कि संविधान अपना काम कर रहा है, न्याय प्रक्रिया अपनी काम कर रही है। अभी न्याय ने नहीं कहा कि ईडी से सबूत मांग रहे हैं, वो ईडी सबूत उनको देगा। जब केजरीवाल जी जमानत के लिए गए ही नहीं, तो अब अदालत ने कहा कि भाई आप ईडी से कहा है कि अब आप लेके आइए कि किस आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। वो सारी चीजें अभी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया इसमें लंबी हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कहा है कोर्ट ने कि आम क्या, खास क्या और मुख्यमंत्री क्या। अगर हम आपकी सुनवाई तत्काल करते हैं और इसमें कुछ इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आम आदमी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। तो नहीं, हमारे लिए जमानत नहीं मांगी और इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जमानत ना मांगना उनका अहंकार दिखाता है। वो तो इस गिरफ्तारी को ही चुनौती दे रहे हैं। देखिए, भाजपा वाले क्या कहते हैं, भाजपा वाले क्यों कहते थे? भाजपा वाले तो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे, बलात्कारियों को जेल में डालेंगे। तो अब कहते हैं क्या, बलात्कारी हो भाजपा ज्वाइन कर लो, भ्रष्टाचारी हो भाजपा ज्वाइन कर लो, बेरोजगार हो आके मोदी कर लो। तो ये सारी चीजें भाजपा तो ये सारी चीजें कह रही है। भाजपा के पास मुद्दे तो है नहीं, चुनाव लड़ने के लिए आप मुद्दों की बात होती है, केजरीवाल से लड़ रहे हो आप। तो बेशर्मी और उनकी हताशा, कुंठा मानसिकता जो है ना, वो दिखा रही है। तो जब आप चुनाव में जाते स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो इस गिरफ्तारी को रोका जा सकता था। इस गिरफ्तारी को 2 महीने पहले किया जा सकता था या 2 महीने बाद किया जा सकता था। तो एंड टाइम में जिस दिन चुनाव होता है उसी के एक दिन आगे पीछे आप इसको करते हैं, तो दिखाता है। और आप भी समझते हैं, आपकी पत्रकारिता भी समझते हैं, आपका चैनल भी समझता है, क्योंकि आप लोग ईमानदार है, निष्पक्ष लोग हैं। तो चलिए, मैं राजनीतिक रूप से कुछ सवाल राजनीतिक रूप से कुछ सवाल पूछता हूं और उसका क्या असर पड़ेगा, कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो अब सब जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अप्रूवर पर सवाल उठाने का मतलब है आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जज पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईडी के पास इतने सबूत हैं कि आपको गिरफ्तार किया। देखिए, जो अप्रूवर की बात हो रही है, इसलिए कोर्ट ने कहा अप्रूवर 100 साल पुराना कानून है। कोई भाजपा ने नहीं बनाया है, कोई केजरीवाल ने नहीं बनाया है, इस कोई एक दिन में नहीं बना है। पिछले 100 सालों से कानून इस देश के लिए चलता आ रहा है, उसको फॉलो किया रहा है। इसका चुनाव में क्या इफेक्ट होगा, इसका मैं आपको बताता हूँ। चुनाव में क्या होगा, इसका जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भाजपा को साफ कर देगा। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनैतिक प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धता और वैमनस्यता के लिए किया गया है, भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा अब इसमें बेनकाब हो जाएगी। नहीं, बीजेपी तो भाजपा, आप कह रहे हैं कि भाजपा इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी कि ईडी सही है। हाई कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा कौन सही है कौन गलत है। हाई कोर्ट ने कहा ईडी के पास सबूत है और ईडी ने कहा कि हम कोर्ट में देंगे। अब कोर्ट में चेक करने के बाद जज साहब जब इसको चेक करेंगे हाई कोर्ट के, तब उसके आधार पर जमानत देंगे या नहीं देंगे, उनका विशेषाधिकार होता है, कोर्ट का अधिकार होता है। तो कोर्ट के ऊपर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो चुनावी आचार संहिता भी चल रही है
और कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि शायद आप या मेरा कर्तव्य है या अधिकार क्षेत्र है। भाजपा नहीं नहीं, वाले कोर्ट पर उसके ऊपर टिप्पणी की कर बात रहे नहीं हैं, है, तो सवाल भाजपा हम वालों का फैसले पर तो बात कर सकते हैं ना, फैसले पर बात कर सकते जी हैं। फैसले पे ही बात कर, बिल्कुल। फिलहाल तो सच्चाई इसीलिए ये मैंने है कि कहा कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी का जो फैसला था गिरफ्तारी का, उस पर अब हाई कोर्ट की भी मोहर लग गई है कि हाई कोर्ट ने भी याचिका को एंटरटेन नहीं किया, खारिज कर दिया। अब देखिए, अब अभी एक केस आया था कुछ दिन पहले संजय सिंह का, जिसमें उनके ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी डिग्री मांगी थी, दिखाने के लिए कहा था, अपमानजनक लगा था। कोर्ट ने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी, उस पर केस इनका चलता रहेगा। तो ये भी आया है। तो इस देश में अब हो क्या है, ये भी आप समझना है और बताना है कि वास्तविक मुद्दे लोग भूलते जा रहे हैं, भाजपा उलझाती जा रही है उन वास्तविक मुद्दों से। आज चुनाव का समय है, आप बताइए इन चुनावी मुद्दों में अगर चुनाव के 2 दिन पहले आप गिरफ्तार करते किसी बड़ी पार्टी के नेता को, तो क्या मायने क्या देना चाह रही है भाजपा? भाजपा के अंदर भगदड़ मची हुई है, विपक्ष के नेताओं को भाजपा अपने अंदर मिलाती जा रही है, इस पर चाहे भी वो कोर्ट ने कह कैसे दिया, भी हो, किसी भी तरह के आरोप है। जो टाइमिंग आप कह रहे हैं, इस पर भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये उसका अधिकार है, ईडी का अधिकार है। ईडी को जब चाहेगा कि लगेगा कि हाँ गिरफ्तार करना है, वो गिरफ्तार करेगी, वो घर में जाएगी। मैंने वही कहा भाई साहब कि ईडी का अधिकार है, तो ईडी 2 महीने से पहले 10 नोटिस दे रही थी, 13 नोटिस और दे देती, 15 नोटिस हो जाते, चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेते। क्या जल्दबाजी थी? जब नोटिस ही दे रही थी, नोटिस का खेल चल रहा था, तो जैसे 10 नोटिस हो से 5 नोटिस और 1 महीने की बजाय 1 महीने, और कोई भाग तो नहीं जा रहे थे, हिंदुस्तान से पासपोर्ट जमा कर लेते। कोई देश छोड़ के थोड़ी ना भाग रहा था, एक संवैधानिक जो दिल्ली का मुखिया है, कोई चोर तो नहीं था। तो इस तरीके से ईडी की कार्यवाही पे संदेह तो होता है। ईडी इतनी तत्परता क्यों दिखाई, तत्काल गिरफ्तार कर दी, 2 महीने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? अगर इतना ही कोई व्यक्ति कल्पित था, इतना ही कोई भ्रष्टाचारी था, तो मैं उस पे कह रहा हूं कि 2 महीने पहले क्यों ईडी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया? 2 महीने पहले गिरफ्तार कर लेती, चुनाव के 2 महीने पहले, तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाती है, कोर्ट से शायद अभी तक जमानत मिल चुका होता, तो आम आदमी पार्टी का नेता चुनाव प्रचार कर रहा होता। तो ये जो संदर्भ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो टाइमिंग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इस तरीके से देखिए। कोर्ट ने क्या कहा है वो अभी ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, हमारे चलिए संज्ञान में आया हुआ है। दीपक जी आप बने रहिए मेरे साथ। कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो आप भी सुनिएगा, मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो पूरा आपको बताएंगे क्या क्या टिप्पणियां की हैं और इसका जो असर होगा वो चुनाव पर क्या होगा, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, उनकी कोशिश का क्या होगा ये भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। पहले आशीष के बारे में, आशीष से जरा पता कर लें क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के इस पूरे केस के बारे में कोर्ट ने। सिलसिलेवार तरीके से आशीष बताइएगा, बहुत संक्षेप में। मैं संक्षेप में बता रहा हूं अबुल जी, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं। पहला, कोर्ट ने ये कहा कि जिस अप्रूवल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं, अप्रूवल जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद बनता है। अगर आप अप्रूवल पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। दूसरी सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि यहाँ मिनी ट्रायल नहीं चल रहा है। अगर आप अप्रूवल को क्रॉस करना चाहते हैं तो आप निचली अदालत में जाइए, वो हाईकोर्ट नहीं है। तीसरा, हाईकोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाइए, हाईकोर्ट कानून के हिसाब से काम करता है। चौथा, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भले मुख्यमंत्री हो लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। पांचवा, मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। छठा, ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है वो नियमों के हिसाब से की है। सातवीं, ये जांच एजेंसी तय करेगी कि गिरफ्तारी कब की जानी चाहिए, ये याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल तय नहीं कर सकते हैं कि गिरफ्तारी कब हो। सातवीं, अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड दी गई वो नियमों के मुताबिक दी गई, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने इसको लेकर डिटेल ऑर्डर जारी किया था। आठवीं, इस मामले में जो हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गोवा उम्मीदवार का जो बयान है उसका जिक्र अदालत ने किया और कहा कि यहां पर ईडी ने मजबूत जो एविडेंस है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में पेश किए हैं। नौवीं, अदालत ने ये दो टूक कहा है कि इस मामले में जो सबूत है ईडी के वो काफी है कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी जा सकती। और 10वीं और सबसे अहम बात कि अरविंद केजरीवाल के पास अब एकमात्र विकल्प है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन वहां से भी राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। अबुल जी मैं बता देता हूं, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है वो वेल रीजन्ड ऑर्डर है और हर एक पॉइंट जिसकी जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान किया था उन सभी दलीलों को नकारा है। और बेहतरीन ऑर्डर जो मैं कहता हूं जो कोर्ट की तरफ से आया है वो बेहतरीन ऑर्डरों में से एक है। बहरहाल
अब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, देखना होगा राहत मिलेगी कि नहीं। अच्छा, वो जो दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दी गई थी, खास तौर से जो सरकारी गवाह को लेकर दी गई थी, और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का भी शायद जिक्र आया था, जिस पर टिप्पणी भी शायद हाई कोर्ट की आई, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 बार बयान लिए और उसके उन तमाम बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। फिर 7वें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम था। तो इन पर कोर्ट का क्या रुख था? देखिए, अभी ऑपरेटिव पार्ट में इनके बारे में कोर्ट ने जिक्र नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने ये बात जरूर कहा कि अप्रूवर अगर कोई बनता है तो वो कोर्ट के आदेश के बाद बनता है, और अगर आप अप्रूवर पर सवाल उठाते हैं तो वो कोर्ट पर सवाल उठाना हो जाता है। एक जो बड़ी गलती मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में हुई कि उन्होंने सभी जो हिरासत थी, यानी जितनी बार भी जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड की गई या जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, उन्होंने केवल एक बार जो हिरासत पे भेजा गया था ईडी की कस्टडी में, केवल उसको चुनौती दी थी। उसके बाद एक बार और ईडी की कस्टडी में जो भेजा गया, और उसके बाद जो न्यायिक हिरासत यानी तिहाड़ में भेजा गया था, उसको चुनौती नहीं दी थी। और यही बात जो राजू थे, ईडी के वकील थे, उन्होंने बहस के दौरान कहा कि मिलॉर्ड, इन्होंने तो केवल एक हिरासत को चुनौती दी, जबकि बाकी 2 हिरासत में ये कह रहे हैं कि अगर हमें अदालत चाहे तो हिरासत में कितने दिनों के लिए भेज सकता है। आपको ध्यान में होगा, जब दूसरी बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी थी, तब अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चलिए, जितने दिन चाहो आप हमें रिमांड पर ले लो। मैं आऊंगा आशीष आपके पास। किस तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, जरा वो भी हम जानकारी ले लें। आयुष मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, और इनकी वकीलों से भी बात हुई, तमाम नज़र बनाए हुए हैं। ये जब कोर्ट से बाहर निकले थे वकील, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा जान लेते हैं। आयुष जी बिल्कुल, इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया तो हो ही रही थी। साथ ही जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहीं ना कहीं फैसले से नाखुश थे, क्योंकि जो फैसला था उनके हक में नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कोर्ट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद पिटीशन तैयार की जाएगी, क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा या नहीं। क्योंकि जैसा आशीष जी ने बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो वर्किंग डे है, उसके बाद संडे तक छुट्टी हो जाएगी, 2 दिन त्योहार, और उसके बाद सैटरडे और संडे आ जाएगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा इस पूरे हफ्ते में। बस कल का दिन उनके पास है। अगर कल पिटीशन फाइल नहीं हो पाती है तो सोमवार का वो दिन होगा जब देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे या नहीं। और बिल्कुल आशीष जी ने भी एक और बड़ी बात कही थी कि गलती जो हुई है वो ये, जो एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से भी इस बात को कोर्ट के सामने रखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज नहीं किया है तिहाड़ जेल में उनकी जो कस्टडी है उसको। उसमें उन्होंने कहा कि अदालत जितने टाइम चाहे जुडिशियल कस्टडी में रख सकती है, लेकिन ईडी कस्टडी को चैलेंज किया गया था। और यहाँ पर जो आज सुनवाई हुई थी, ये अहम बात ये कि जो सुनवाई थी ये गिरफ्तारी को लेकर थी कि क्या गिरफ्तारी संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस चीज को लेकर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये बात कह दी थी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और उसके बाद जब एकाएक 9 समन भेजे गए थे, उन 9 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जी ठीक है, भास्कर घोष जी भी हमारे साथ बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भास्कर घोष जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार फौरन ही जैसे ही ये फैसला आया, फौरन ही सुधांशु जी आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब देखिए, कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, ईडी की कार्रवाई पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अब ये एक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए, मैं तो पहले अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का कभी ये राजनीतिक मुद्दा था ही नहीं। हम तो यही मुद्दा भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जंग छेड़े हैं, उसी का एक हिस्सा था। अरविंद केजरीवाल जी हर वक्त अपने आप को पाक साफ मानते थे। वो अपना सारे जो मंत्री हैं जिसको अरेस्ट किया गया, जेल में भेजा गया, उनको पाक साफ मानते थे और बार बार ये कहते थे कि भाई मनी ट्रेल नहीं पाया गया है। आज कोर्ट ने इस पेज को साबित कर दिया कि उन्होंने जिस तरीके से उनका गिरफ्तारी किया गया, टेक्निकल ग्राउंड बहुत स्पष्ट है। उनके एविडेंसेस जो है, वो गवाही और एविडेंस जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल है। बार बार अरविंद केजरीवाल अपने लोगों से और अपने माध्यम से ये कहते रहा कि मेरा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आज इनके ऊपर कोर्ट की मोहर आ गई। क्यों? ये बार बार कह रहे थे कि ईडी, सीबीआई, आईटी की भारतीय जनता पार्टी का ही एक है।
विंग है और इससे हमें विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। आज इस बात की स्पष्टीकरण हो गई कि आज कोर्ट ने इसी बात के ऊपर मोहर लगा दिया कि जिस तरीके से एविडेंस के आधार पे उनको 9 बार समन भेजा लेकिन गया, भास्कर जी सवाल तो वहां पर उठते हैं, सवाल वहां पर उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके उपरांत आप भी शामिल हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब विपक्ष हमला करता है उन तमाम नेताओं का नाम लेता है जो पहले भ्रष्टाचार पर सवाल आप लोग उठाते थे, लेकिन जब आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो सारी जांचें बंद हो गई। तमाम लंबी लंबी सूची है उन नेताओं की। आज से समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, भास्कर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमें और ज्यादा लगता है मेरी आवाज भास्कर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। और सिद्धार्थ शर्मा भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बड़ा झटका है जाहिर है आपके लिए। उम्मीद थी, पहले से प्रिपेयर थे कि हाई कोर्ट में इसी तरह का फैसला आएगा? क्योंकि मैं बयान भी देख रहा था सौरभ भारद्वाज का, उन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई थी फैसला आने से पहले। जी, एक तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि समय लेती है, तो उसकी तैयारी होगी ही। और ध्यान में रखिएगा कि मेरे ख्याल से मुझसे पहले आशीष सिन्हा जी कुछ बोल रहे थे, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने एक चीज नहीं बोली कि कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को फांसी की भी सजा सुना दी है, कम से कम उन्होंने नहीं बोला। मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये गलती की, वो गलती की, तो बोलते समय उनको ध्यान में नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल खुद एक IRS ऑफिसर रहे हुए हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में जो देर होती है उसमें जो शतरंज की चालें होती हैं उसको भी वो भी समझते हैं। उन्होंने आशीष सिन्हा जी ने एक बात कहना भूल गए, वो कि आज कोर्ट में सबसे पहली बार कोर्ट में एंडोर्समेंट आ गया है कि जो दिल्ली शराब घोटाले का 59 करोड़ रुपया प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है वो भाजपा के पास पहुंच गया है। ये पहली बार इस केस में कोर्ट में एंडोर्समेंट हो गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, अरविंद केजरीवाल समझदार आदमी हैं, कानून को जानते हैं। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं सर, वो कानून की इज्जत करते हैं। कैसे एंडोर्समेंट हुआ, जरा उसका खुलासा कीजिए। जी, इससे पहले क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया नहीं था, किसी को यह पता नहीं था कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के ही आरोपी शरद रेड्डी से, दिल्ली शराब घोटाले के ही आरोपी शरद रेड्डी से भाजपा ने 59 करोड़ रुपया पैसा अपने अकाउंट में ले लिया है। ये कहीं पर कोर्ट के रिकॉर्ड में आज से पहले नहीं था, क्योंकि इससे पहले ये मामला हाईकोर्ट में नहीं आया था। आज पहली बार ये चीज ऑन द रिकॉर्ड आ गई है, तो ध्यान में रखिएगा, एक बार ऑन द रिकॉर्ड आ गई और वो एंडोर्स हो गया, तो अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाए या किसी भी कोर्ट में जाए, ये अब बढ़ते ही चला जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं पर भी जमानत की मांग नहीं की थी, उन्होंने केवल रिमांड को चैलेंज किया था। रिमांड तो ऐसे भी खत्म हो गई थी। रिमांड जिस दिन उनकी जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट हो गई थी, रिमांड खत्म हो गई थी। वो अगर रिमांड आज, आप ध्यान में रखिएगा कि आज अगर कोर्ट ये भी कह भी देता कि रिमांड गैर कानूनी है, तब भी इस पर केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जुडिशियल कस्टडी हो गई थी। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ही इसी तरह की अदालतों ने संजय सिंह के भी केस में किसी तरह का रिलीफ नहीं दिया था और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज का रिलीफ भी मिल गया था। और भाजपा को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनका पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। ध्यान में रखिएगा, जो आदमी आज 15 दिन से जेल में है और उसने अगर जमानत की अर्जी नहीं डाली है तो कुछ सोच समझ के ही नहीं डाली है, उसका भी चाल है, उनको भी समझना। इस केस उसको तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कह रहे थे कि साहब अहंकार में डूबे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। सर बोले वो तो सीधे चुनौती दे रहे हैं अपनी गिरफ्तारी को, वो जमानत मांग ही नहीं रहे। हाँ, अहंकार में तो ये अपने बृजभूषण शरण सिंह जी तो बहुत विनयशील हैं। वो तो जब महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं तो बहुत विनय पूर्वक करते हैं। जब अशोक मिश्रा टेनी जी के बेटे गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों के ऊपर, तब तो वो विनय की पराकाष्ठा हो जाती है। तो खैर उस चर्चा में नहीं जाते हैं। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को क्योंकि चुनाव में नहीं हरा पा रही है, उनको राजनीति में नहीं हरा पा रही है, इसीलिए इस तरह से परेशान करके हराने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, ध्यान में रखिएगा, जब सीता का हरण हो रहा था ना लंका में, तो बीच में एक बार जटायु संपाति ने भी रोकने की कोशिश की, वो नाकाम हो गया था। और उस समय रावण को लग गया था कि मैंने सीता का हरण कर लिया है, लेकिन रावण को ये नहीं पता था कि एक बार मैं जब हरण कर लूंगा सीता का, तो सीता तो आराम से मेरे अशोक वाटिका जेल में बैठ जाएगी, लेकिन पीछे से जो वानर सेना आएगी उसको कैसे हैंडल करना उसको नहीं मालूम था। तो मेरा कहने का तात्पर्य फिर यही है कि आज अगर आप इस चीज को, आज के केस को ठीक से देखिएगा, तो पहली बार
प्रोसीड्स ऑफ दिल्ली शराब घोटाले का 59 करोड़ रुपया भाजपा के पास पहुंच चुका है। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, रिकवरी, ये दोनों एंड मनी ट्रेल, ये जो 3 चीजें ध्यान में रखिएगा सर। आपने समय मुझे ज्यादा दे दिया। परसों ही जब संजय सिंह जी को बेल मिली थी, आपको पता है वो बेल मिलने के 3 कारण थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न तो संजय सिंह के पास आपने मनी ट्रेल दिखाया है, न तो संजय सिंह के यहाँ 1 पैसे की रिकवरी हुई है, और न संजय सिंह के पास आपने प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम दिखाया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में ये तीनों भाजपा के पास दिख गए हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड आ गया है। अब ये जब मामला अगले जगह पर जाएगा ना सर, अगले स्तर पर जाएगा, तो भाजपा को पता चलेगा कि मैं आऊंगा। एस के दत्ता जी भी हमारे साथ हैं, उड़ता थी उसने ले लिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं एस के दत्ता जी मेरे साथ हैं यहाँ स्टूडियो में। एस के दत्ता जी, इस पूरे मामले को, हालांकि ये कानूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, जाहिर है चुनाव है तो राजनीति भी होगी इस पूरे मामले पर, क्या नफा नुकसान, किसको नफा नुकसान आप देख रहे हैं? नुकसान या फिर नफा नुकसान, किसको फायदा किसको नुकसान, वो तो दिल्ली की जनता तय करेगी और वो वोटिंग के दिन पता चलेगा। पर जिस तरह का चीज़ें चला है अभी तक लगातार, और जिस हिसाब से ये शराब घोटाला का मामला एक एक करके सामने आया है, वो कहीं ना कहीं पे लगता है कि आज के डेट में, और ख़ास करके कोर्ट की जिस हिसाब से सख्त टिप्पणी रही है, उससे कहीं ना कहीं पे लगता है कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे जा चुकी है। 2-3 कानूनी बातें मैं कह देता हूं, क्योंकि लॉ का डिग्री है मेरे पास, LLB, तो मैं अच्छी तरह से क्रिमिनल लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं और जानता हूं। 3-4 प्रावधान है। पहला प्रावधान पे ये है कि आप अगर अप्रूवर पे प्रश्न चिन्ह आप अगर लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। आप कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो और वो कोर्ट की तौहीन है, और इस पे दूसरे तरह की धारा लग सकता है, और इस पे आपके माननीय कोर्ट का निष्पक्ष जांच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, वो अपने आप में गंभीर धारा लग सकता है उस पे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं दोनों अरविंद केजरीवाल जी और कविता का केस का कंपैरिजन करके बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी लगातार कहते हैं आए हैं कि वो इस पे शामिल नहीं थे, उनके जानकारी में नहीं था, उनको पता नहीं था। उनके दफ्तर पे बहुत सारे मंत्री आते हैं, मंत्री आके बैठक करते हैं, घंटे घंटे तक रहते हैं, पता नहीं है कि किस तरह की बातचीत होती है। के कविता से जब ईडी ने जेरा की है और के कविता से जब क्वेश्चनिंग किया गया है, के कविता ने 1 बार नहीं 2 बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी उनसे 3 बार मिल चुके थे, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनसे के कविता का कोई मुलाकात नहीं हुआ। अब बात आती है कि दोनों की जब आमने सामने बिठा के जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उस दौरान पता चल जाएगा सारी चीज़ें। इस शराब घोटाले पे लगभग 150 फ़ोन कॉल्स की सिम कार्ड बर्बाद किया गया है, कहीं ना कहीं पे उसको एक तरह से ख़त्म किया गया है और डैमेज किया गया है। 150 सिम कार्ड्स डैमेज होने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि पहले आपने पॉलिसी लाया, जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने सीबीआई कोर्ट का जांच का आदेश दिया, सीबीआई का जांच का आदेश दिया, तो तुरंत आपने अफरा तफरी में आपने उस पॉलिसी को ही रफा दफा करके पुराना पॉलिसी आप लेके आ गए। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब आपका पॉलिसी सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन भी नहीं आया था, वो जितने सारे आपके जो बायर्स, सेलर्स और एजेंट जितने सारे हैदराबाद में बैठे हुए थे, उन सब के पास पॉलिसी की गोपनीय मैटर्स कैसे पहुंच गई थी सार्वजनिक होने से पहले? दत्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मनी ट्रेल नहीं नजर आ रही। नहीं, मनी ट्रेल पे पैसा नहीं पकड़ा गया। मैं मनी ट्रेल पे भी मैं सबसे बड़ा मैं हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रह चुके हैं। वो तमाम जितने सारे सेबी के कानून, फेरा कानून और उसके साथ साथ फेमा कानून और इनकम टैक्स के कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जानते हैं कि कैसे पैसा को पूरी तरह से घुमाया जा सकता है, खुद उस पे मौजूद ना होके। आपकी जो जगन रेड्डी की जहां बात आती है, छगन रेड्डी ने शराब घोटाले के माध्यम से, जो आप कह रहे हो ना कि आपके ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को इतना पैसा दे दिए, मिस्टर रेड्डी ने तो कांग्रेस को भी पैसा दिया है, आम आदमी पार्टी को भी पैसा दिया है, कई सारे क्षेत्रीय पार्टी को भी पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं पे आप मान रहे हो कि शराब ट्रेल का और ये आपके जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका पैसा का कहीं ना कहीं पे सबके साथ बटा है
सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बटा है, तो कहीं ना कहीं पे आप सब के सब सबकी मिली भगत है। केवल आप अगर बीजेपी पे प्रश्न लगाओगे तो ये तो कहीं ना कहीं पे एक तरह से आधा सच बताना और आधा झूठ होगा ना पूरा चीज। अब कानून के चलिए हिसाब पूछ लेते से हैं सारी कितना चीजें पैसा तय मिला होगा। अरविंदो फार्मा से कानून कितना तय पैसा करेगा। मिला? अरविंदो फार्मा से कितना पैसा? शरद रेड्डी से कितना पैसा मिला आम आदमी पार्टी को? सिद्धार्थ शर्मा जी, मुझसे पहले जो, मैं माफ कीजिएगा कार्यक्रम देख नहीं पा रहा हूँ, केवल सुन पा रहा हूँ, इसीलिए मुझसे पहले जो कानूनविद बोल रहे थे तो उनको सबसे पहले जान के रखना चाहिए कि जो वकील होता है वो कानून का अफसर पहले होता है, और कानून में निर्दोषता का पूर्वाग्रह न्याय का मूल है। इंग्लिश में उसे कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज सेंट्रल टू लॉ। तो जो भी वकील होता है सबसे पहले उसको ये बोलना पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने जो मनी ट्रेल की बात की, तो मनी ट्रेल फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, और माफ कीजिएगा मेरे मुंह में थोड़ी सी मुस्कान आ रही है क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये केस अब कहाँ जा रहा है। क्योंकि आज पहली बार कोर्ट में मनी ट्रेल तो भाजपा के पास प्राप्त हो गया है। कोर्ट में ये चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई है, और अरविंदो फार्मा हो या शरद रेड्डी हो, उनसे आम आदमी पार्टी को कुछ पैसा नहीं आया। दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब तो सबके ऊपर केस बनेगा, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं विनीत जी। मान लीजिए मैंने अपने जेब में हाथ डाला और मेरे पास 10 रुपए निकले, तो ये 10 रुपए मेरे जेब में रहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये 10 रुपए अगर मैंने आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के ले लिए हैं तो फिर ये मेरा पैसा नहीं हुआ, फिरौती हो गई। तो भाजपा के पास जो पैसा आया है वो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी जिसके ऊपर तफ्तीश कर रही थी, उसी से जिस दिन भाजपा ने पैसा ले लिया तो वो चंदा नहीं रहा, वो फिरौती हो गई और वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम हो गया। ईडी का जिसके ऊपर केस है उसी केस का पैसा अगर भाजपा ने ले लिया तब तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम भाजपा के पास पहुंच गया है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी थोड़े पढ़े लिखे हैं। जब मुझसे पहले वो कानूनविद थे तो इसीलिए मैंने कानूनविद को बता दिया कि कानूनविद का धर्म होता है कि वो किसी मुवक्किल का वकील बाद में होता है, वो कानून का अफसर पहले होता है। इस आरोप पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस आरोप पर हिंदी में पूछ लीजिए सर, विनीत जी, उनको हिंदी में पूछ लीजिए कि निर्दोषता का पूर्वाग्रह होना न्याय का मूल है या नहीं है। ठीक है, मैं कानूनी पहलू पे आऊंगा, लेकिन पहले जो आरोप है भास्कर घोष जी, ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से है कि अब ये साबित हो गया कि शराब घोटाले का जो पैसा था वो तो भाजपा के पास गया। शरद रेड्डी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और जिस आधार पर उनके पिता को छोड़ा गया, ये सीधा ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर। ये जो आरोप है ये मनगढ़ंत आरोप इसलिए, इसका दो कारण है। पहले तो कारण है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो नंबर किसी के पास आप विदाउट प्रॉपर जो रेज होते हैं, क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, जब प्रॉपर अल्ट्रावायलेट रे के बिना आप देख ही नहीं सकते। आज वो सिर्फ उनके पास पता है कि बैंकों को पता है कि कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। नहीं, वो सब क्लियर हो गया है आज जब पूरा नहीं भास्कर जी, वो सब क्लियर हो गया। तमाम जो जितने भी नंबर थे उनका मिलान हो गया, किसने दिया और किसको दिया मिलान हो गया। लेकिन ये साबित नहीं होता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये। हाँ, लेकिन पैसा बहुत अच्छा हुआ, भाजपा के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर अभी ये मान गए हैं कि शरद रेड्डी से उनके पास पैसा तो आ गया। अब ये बॉस ये नहीं मान रहे हैं कि वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम था। ये सबसे पहले आज ये हुआ है कि भाजपा के प्रवक्ता, देखिए सर, यही मैं कह रहा था अरविंद केजरीवाल क्या किस तरह से करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता सबसे पहली बार आज टीवी पर ये मान लिए हैं कि दिल्ली शराब घोटाले का 59 करोड़ रुपया उनके पास आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये तो कोर्ट में पता लग जाएगा, क्योंकि आप जिसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं उसी से अगर आप पैसा ले रहे हैं तब तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम आप टीवी पर बोलिए या मत बोलिए, कोर्ट में तो यही हो जाएगा ना सर। आज नहीं तो यही होना है। आपके जो कानूनी तरीके से किया गया वो कानूनी नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है ये तो फादर सर पैसा आया ना, आप मान लिए ना, शरद रेड्डी का 60 करोड़ रुपया आपके पास आया है। पहला कदम यही था, आपका मानना जरूरी था।
ऐसे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जी, सब मैं आ कुछ रहा हूँ स्पष्ट दीपक, हो गया था, एसके दत्ता लेकिन साहब। भाजपा के मुंह से आज आप तो निकल गया आप कि तो हाँ मेरा हमने मेरा जवाब चाह रहे हैं कि 60 उनका करोड़ जवाब लिया एक है। मिनट, तो पहले यही उनको तो बोलने बदलाव है, दीजिए। यही तो भास्कर शतरंज का भास्कर खेल जी को है। पूरी बात कहने दीजिए। सिद्धार्थ जी, भास्कर जी मैं को पूरी ये बात कह- कहने दीजिए, फिर आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हमारे जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कभी भाजपा ने नहीं किया। भाजपा ने डोनेशन रिसीव किया, क्राइम तो किया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल का क्राइम है या नहीं है ये तो कस्टोडियल जो जब इंट्रोगेशन होगा तब पता चलेगा, चार्जशीट में पता चलेगा। इतना पहले हम कैसे कह सकते हैं कि वो बेकसूर है? दिस इज एन ओवर थॉट। इसीलिए कहना पड़ेगा सर, भास्कर जी, इसीलिए कहना पड़ेगा कि आप भाजपा के प्रवक्ता बाद में हैं, आप ऑफिसर ऑफ लॉ पहले हैं, और आप ऑफिसर ऑफ लॉ हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर एक शपथ लेता है, हिपोक्रेटिक शपथ, उसी तरह से वकील को यह शपथ लेनी पड़ती है और उसको यह बोलना पड़ता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज सेंट्रल टू लॉ। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बाद में हैं, आप पहले कानूनविद पहले हैं, और कानून में निर्दोषता का पूर्वाग्रह न्याय का मूल होता है। आप कुछ भी अपनी बात कह लें, मुझे ये खुशी है कि हाई कोर्ट के जजमेंट आने के आधे घंटे के अंदर आज भाजपा के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर यह मान लिया कि हाँ, शरद रेड्डी से दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी से 7 करोड़ रुपया भाजपा के पास आया है। प्रमाणित तो पहले से था, अपने मुंह से भाजपा ने मान लिया है। ये अब देखिए, यहाँ से बदलेगा सर, यहीं से खेल बदलेगा। एसके दत्ता जी, यहीं से खेल बदलेगा विनीत जी। ठीक है, एसके दत्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है कि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं और बाकी सब गधे हैं। ये बचकानी आर्गुमेंट में मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वो कानून तय करेगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये केस डाला गया है या फिर ये सही में तथ्यों के आधार पे केस है। वो अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता और चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर केवल ईडी ने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले चुनाव का घोषणा से पहले अगर ये किया होता तो वो अपने आप ही कोर्ट में साबित हो जाता और कोर्ट नाल एंड वॉइड करके रफा दफा करके ईडी के ऑफिशियल्स को और ईडी के वकील को भगा देते। पर क्योंकि कोर्ट ने ये सब सारी दलीलें मानी है, इसके चलते ये कहीं ना कहीं पे साबित होता है कि तथ्य है, आधार है, और इसीलिए और आज के डेट से ये लिकर गेट का केस नहीं चल रहा है। पहले के तमाम जितने सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑरल टिप्पणी और ऑरल ऑब्जर्वेशन और रिटन ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप लगाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। मैं पूछता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या बात है और कौन सा गोपनीय कहानी है जिसके चलते उस समय के तत्कालीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के और मौजूदा चीफ मिनिस्टर दिल्ली के दोनों ने मिलकर 15 सिम कार्ड क्यों बदले और डिस्ट्रॉय क्यों किए जब लिकर गेट का मामला सामने आया? कि कविता दूसरी बातें क्यों कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्यों दूसरी बातें कह रहे हैं, और जहां मिस्टर रेड्डी की जहां बात आती है, बीजेपी को अगर पैसा देते हैं वो फिरौती है और आप सबको पैसा देते हैं तो वो फिरौती नहीं है, वो डोनेशन है। ये किस तरह की दलीलें आप पेश कर रहे हैं? ये अगर फिरौती है तो आपको भी जो पैसा दिया गया है वो भी फिरौती है, और आपके लिए अगर ये डोनेशन है तो बीजेपी को भी जो पैसा दिया गया है वो डोनेशन है, और वो इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। अगर लेना देना होता तो दिल्ली हाई कोर्ट इस पे प्रश्न चिन्ह लगा के ईडी को कटघरे में खड़ा करती। ठीक है दीपक जी काफी देर से खामोश है, मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। फिलहाल पहले दीपक जी का एक कमेंट ले लें। दीपक जी, ये सबसे पहले जो उठाया था मुद्दा फिरौती वाला, वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। कांग्रेस पार्टी आज भी कह रही है जांच करिए, जांच में कोई खराबी नहीं। आप चुनाव के वक्त की बात हो रही है कि आपने गिरफ्तार किया 10 सम्मन भेजने के बाद, 10 के बजाय आप 2 और भेज देते, या 10 के बजाय पहले ही सम्मन के आप गिरफ्तार कर लेते। ये बात हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे भाजपा के बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि 10 सिम तोड़ दिया, 15 सिम तोड़ दिया, 150 सिम तोड़ दिया। आज AI का जमाना है। अरे पढ़े लिखे होते ना तो AI को आई ताई नहीं बोलते, कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आई बोलते हैं, ताई बोलते हैं। अरे कहाँ मूर्खों के सरदार है लोग तो भाजपा वाले।
एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आई ताई बताते हैं। तो अब इनके पढ़े हुए बुद्धि का आप ऐसे अंदाजा लगाइए, आजकल सारा का सारा डेटा इंटरनेट पे और मोबाइल कंपनियों के पास अवेलेबल है। जिस कंपनी से आपने बात किया उसका सारा का सारा डेटा, सारा का सारा मैसेज, जो कंपनी जिस कंपनी से लेना चाहे, देना चाहे, ईडी लेना चाहे, सीबीआई लेना चाहे, तुरंत का तुरंत अवेलेबल है। ये बात आपको भी पता है। सबसे पहले जो वो दिल्ली हाईकोर्ट पे गए थे और ईडी के पास गए थे, तो उस पूरा जो कोर्ट के सामने जो दलीलें था उसको आपने पढ़ा है? अनिल जी ने क्या लिखा था उस पूरे उस पिटीशन पे उन्होंने खुद कहा था कि 15 सिम कार्ड बदला गया है। जाके पढ़ लीजिएगा आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा ये भी मैं जानूंगा। पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। दीपक जी, बात जल्दी से पूरी करिए अपनी। दीपक बात है कि आज मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाजपा वाले पढ़े लिखे तो है नहीं, एक तो डिग्री तो दिखाएंगे नहीं लोग। किनसे डिग्री? अरे छोड़िए ना, कौन कितना पढ़ा लिखा है, अब इस पर मत जाइए ना। अब आप देखिए, किसी को ये कहना कि वो जाहिल है, बेपढ़ा लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा भाई साहब, मैं तो इन्हीं को पूछ रहा हूँ कि डिग्री दिखाएंगे नहीं। और ऐसे ही ठीक है, चलिए आम आदमी की पहले आम आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। आम आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले। संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान थे। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उन्होंने केजरीवाल जी का नाम लिया, तुरंत उसके बेटे को बेल मिल जाती है। और मंगुंटा रेड्डी कौन है? आज की तारीख में वो एनडीए का प्रत्याशी है। आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाकर उसकी जांच शुरू की थी। आज वो कैसे मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है? मुझे जवाब दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? चंदन रेड्डी नाम के एक गवाह का कान का पर्दा फाड़ दिया गया, हाई कोर्ट में उसने अपील की। समीर महेंद्रू पे दबाव बनाया गया, अरुण पिल्लई पे दबाव बनाया गया, गवाहों को डराया गया, धमकाया गया, और तब ये पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ तैयार किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से,
मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी की सरकार से, क्या आप मुझे जरा बताइए कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं अब तक एलजी ने चिट्ठी लिखी, जांच की? क्या कारण है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने के बावजूद, जिस कंपनी का मुनाफा जीरो है, जिस कंपनी का मुनाफा घाटे में है, मुनाफा तो छोड़िए, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है, जो फर्जी कंपनियां कागजों में बनी हैं वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं। कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जांच करती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की? क्यों नहीं पूछताछ होती उनकी? क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नहीं उनकी? क्यों नहीं छापे पड़ते उनके यहां? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मामला एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया गया है, और जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में थे वो बयान ईडी ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इशारे पर राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट के सामने रखा ही नहीं बयान। तो जब सारे साक्ष्य आप कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है, वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी, वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे। तो संजय सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तमाम दलीलें जिस पर दत्ता जी हम बात कर रहे थे, चाहे वो सरकारी गवाहों के बयान हों या उन तमाम तथ्यों की बात कर रहे थे कि किस तरह से वो व्यक्ति जो कल तक आरोपी था आज टीडीपी का एक प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के अलाई पार्टी है, उनका प्रत्याशी है। उनका अंदाज अलग था कहने का कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लेकर अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कल तक वो शराब घोटाले के आरोपी थे। तो ये तमाम जो बातें हैं, इनको जो शुरुआती मेरा सवाल था कि इन चुनावों में कितना असर खास तौर से दिल्ली में इन तमाम बातों का पड़ने वाला है राजनीतिक रूप से। छोड़िए, रहने दीजिएगा, जो अदालती कार्रवाई चल रही है, जो कानून क्या कर रहा है वो कानून अपना काम करेगा। हम पॉलिटिकल मामले पे आते हैं, दिल्ली में क्या असर पड़ेगा?
देखिए, दिल्ली की जहाँ बात आती है, दिल्ली पे शराब घोटाला या फिर लिकर गेट का जो मामला है वो आज नहीं है या फिर 15 दिन पहले तो खुलासा नहीं हुआ है। हम लोग जानते हैं कि, और आप भी जानते हैं कि पिछले 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से ये लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा है। कितने सारे बहस हुई है, कितने सारे डिबेट्स हुई हैं, संसद के अंदर भी कितना बहस हुआ है, संसद के बाहर बहस हुआ है, मीडिया चैनलों में सुर्खियों में रहा है। तो ये कोई नया मामला तो है नहीं, ये पुराना मामला है और इस पुराने मामले पे एक एक करके सीक्वेंस आता गया। एक तरह से जैसे लगता है ना कि एक सिनेमा, 3 घंटे का सिनेमा में अलग अलग सीन जिस हिसाब से आता है और एक के बाद सनसनी वाला खबरें सामने आई हैं और तथ्य, इतने गंभीर तथ्य आए हैं, तो उस हिसाब से ये सारा चीज़ें सामने आया है और इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे भी जो सुनवाई हो रही है चीज़ों को लेकर, अलग अलग पहलू को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है, ये तमाम चीज़ें इसीलिए ये भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी कभी कभी लंबी हो जाती है और पीएमएलए जो एक्ट है उसमें बड़ी पेचीदगियां हैं, बड़ी जटिलताएं हैं और बिल्कुल ज़मानत की जो गुंजाइश होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है कई जगह पर आकर। तो ये भी एक मसला है इस मामले में, ज़मानत मिलना इसीलिए मुश्किल है। संजय सिंह तो खुद 6 महीने लगभग अंदर ही थे, जेल में ही थे। बहुत बहुत धन्यवाद एसके जी, बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता जी हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन का मामला है से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मांगी माफी। भ्रामक विज्ञापन पर रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। रामदेव ने, बालकृष्ण ने बिना शर्त ये माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दाखिल हुआ है। रामदेव, बालकृष्ण ने कहा है कि अब कोई प्रेस वार्ता या सार्वजनिक बयान नहीं दिया जाएगा। ये वो याचिका है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। काफी कड़ा रुख अख्तियार किया था सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में और कार्रवाई के लिए भी कहा था। उसके बाद फौरन ही पतंजलि के बालकृष्ण और रामदेव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगी और अब ये माफ़ीनामा या हलफनामा भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आगे से कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिलेगा, न सार्वजनिक कोई बयानबाजी होगी। तो ये लगातार काफ़ी समय से ये मामला चला आ रहा था और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, आईएमए है, उसने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। रामदेव के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी हुई थी, काफ़ी गुस्सा नज़र आया था एलोपैथिक डॉक्टर्स में। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था। भ्रामक विज्ञापन के मामले कोर्ट पहुंचे थे जिसमें बहुत सारे दावे पतंजलि की दवाओं को लेकर किए गए थे। कोरोना के ठीक होने की बात हो या बहुत सारी ऐसी बीमारियों को लेकर दावे किए गए थे, उसको लेकर भी ये मामला कोर्ट में चल रहा था कि बिना किसी परीक्षण के इस तरह के दावे किए जा रहे हैं पतंजलि की तरफ से। तो ये पूरा मामला था जिस पर कोर्ट ने एक्शन लिया और कोर्ट काफ़ी सख्त नज़र आया। इन विज्ञापनों में जो दावे किए गए थे उसके बारे में पूछा था कोर्ट ने और आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस हलफनामे में जो ये माफीनामा कहें, हलफनामा कहें, क्या कुछ लिखा है इसमें? देखिए, अब रामदेव और बालकृष्ण, इन दोनों के पास कोई विकल्प बचा ही नहीं था। उन्हें कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगनी थी और वही बात उन्होंने इस हलफनामे में कही है। पहली बात, उन्होंने कोर्ट से बिना शर्त, दोनों ही हलफनामे अलग अलग दाखिल किए गए हैं। बालकृष्ण चूंकि प्रमोटर है पतंजलि के, उनकी तरफ से दाखिल किया गया है, बतौर प्रमोटर उन्होंने दाखिल किया है। और चूंकि पोस्टर बॉय है बाबा रामदेव, उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्तर पे उन्होंने ये माफीनामा दाखिल किया है। दोनों ने ही माफी मांगी है। दूसरी अहम बात ये कही है कि अब से कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। तीसरी अहम बात, जो 22 नवंबर को इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 21 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भ्रामक विज्ञापन ना फैलाएं और 22 नवंबर की पिछले साल
इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी उन्होंने माफी मांगी है। चौथी बात उन्होंने कही है कि इस तरह के विज्ञापन अब भविष्य में कभी भी प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। पांचवी अहम बात इन्होंने ये कही है कि कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट ने जो उनसे पूछा था कि कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, उससे उन्हें मुक्त किया जाए। बहरहाल मुक्त करना है या नहीं करना है ये तय अदालत को करना है, जब कल दोनों ही बालकृष्ण और रामदेव सुबह अदालत के समक्ष पेश होंगे और ठीक सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा। जी आशीष, हालांकि काफी कड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई थी। कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि इस मामले में सिर्फ माफी काफी नहीं है। देखिए, इस मामले में एक्चुअली बाबा रामदेव की तरफ से एक टिकट लगाया गया था, एयर टिकट लगाया गया था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्यों ना परजुरी का जो पूरा मुकदमा है, यानी कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का मुकदमा है, वो चलाया जाए। उसको लेकर भी बाबा रामदेव ने अपने हलफनामे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो गलती से लग गया था और उसके लिए वो माफी मांगते हैं और खेद भी जताते हैं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। वो कुछ मिसकम्युनिकेशन थी जिसकी वजह से वो गलती से वो डॉक्यूमेंट जो था, वो एयर टिकट जो था, वो लग गया था। अच्छा। अब तय सुप्रीम कोर्ट को करना है, माफीनामा देना है नहीं देना है, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि कल की सुनवाई के बाद ये तय हो जाएगा कि बाबा रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब बाबा रामदेव के इस माफीनामे से पिघल जाएगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस कड़ी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद।